नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर सफलता की साधन की अगली प्रस्तुति। दोस्तों, इस सफ़र में आप हमारे साथ आगे बढ़ें उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल ज्ञान गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, ये पार्ट 14 है और अभी तक आपने इसके किसी भी पार्ट को मिस किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके बारी बारी से सभी पार्ट को आप देख सकते हैं और इस पुस्तक का मैक्सिमम उपयोग अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। को एक खास तरीके से काम करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता होती है जो वे कभी नहीं करते अगर वे उनके ज्ञान का सम्मान नहीं करते। सर्वश्रेष्ठ सेल्स पीपुल वे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की रग रग से वाकिफ होते हैं। वे अपने प्रतिस्पर्धी के प्रोडक्ट्स की शक्तियों और कमजोरियों को भी पूरी तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कितने सारे तरीकों से उनके ग्राहकों की सबसे महत्वपूर्ण और त्वरित इच्छाओं व आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। बेन फील्डमैन संभवतः सभी युगों के सबसे सफल व मशहूर बीमा सेल्समैन थे। बेन फील्डमैन जीवन बीमा व्यवसाय में किंवदंती थे। उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के महानतम सेल्समैन कहा गया था। बेन फील्डमैन के बारे में और उनके द्वारा कई पुस्तकें व लेख लिखे गए हैं। उनमें से कई उनकी सफलता के स्तर हासिल करने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बताते हैं। कई वर्षों तक बेन फील्डमैन ने हर रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे जीवन बीमा के क्षेत्र में अध्ययन किए। उन्होंने न सिर्फ जीवन बीमा का अध्ययन किया बल्कि बेचने की पद्धतियों, राजी करने की योग्यताओं, लोगों को प्रभावित करने की कला, वित्तीय नियोजन, बीमांकिकी तालिकाओं और हर दूसरे महत्वपूर्ण लगने वाले विषय का भी अध्ययन किया जिससे वे ज्यादा ज्ञानी बने और इस तरह अपने ग्राहकों की सेवा करने में ज्यादा सक्षम बने। उनका दूर दूर तक सम्मान होता था क्योंकि उनमें यह कमाल की योग्यताएं थी कि वे व्यवसाय मालिकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवन बीमा साधनों को इस तरह से मिलाते थे ताकि उनकी एक वित्तीय जागीर बन जाए जो उनके गुजरने के बाद भी कायम रह सके। वे विशेषज्ञ शक्ति के जीते जागते प्रतीक बन गए। उस शक्ति के कारण उनमें दूसरों को प्रभावित करने की जबरदस्त योग्यता थी। फलस्वरूप वे बहुत दौलतमंद, सफल और सम्मानित बन गए। दूसरों को प्रभावित करने का एक और तरीका है उत्कृष्ट प्रदर्शन। विशेषज्ञता ज्ञान पर निर्भर होती है लेकिन यह इससे ज्यादा है। यह आपके ज्ञान पर कर्म करने और परिणाम हासिल करने की योग्यता है। विशेषज्ञता आपके चुने हुए क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। विशेषज्ञता के उच्च स्तरों वाले स्त्री पुरुष अपने योग्यताओं को लगातार निखारने में मेहनत करते हैं। समय के साथ वे अपने क्षेत्र में बहुत सर्वश्रेष्ठ के रूप में दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं। सफलता और प्रभाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है उनमें से एक है परिणाम केंद्रित होना। यह परिणाम हासिल करने की योग्यता है, काम पूरा करने की योग्यता है, सम्मान पहुंचाने की योग्यता है। परिणाम हासिल करने की योग्यता आपके आसपास के हर व्यक्ति के सम्मान अर्जित करेगी। यह आपको लोगों पर इतना ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम बना देगी जो सामान्य व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। हर कंपनी में कुछ चुनिंदा स्त्री पुरुष होते हैं जिन पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वे काम पूरा कर देंगे। ये वे स्त्री पुरुष होते हैं जो अपने वादे पूरे करते हैं। जब वे कहते हैं कि वे कोई चीज कर देंगे तो वे न सिर्फ उसे कर देते हैं बल्कि हर एक की उम्मीद से बेहतर करते हैं। संगठन के लक्ष्यों के प्रति वे जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उसके लिए उनका सम्मान भी किया जाता है। जब वे बोलते हैं
तो दूसरे सुनने लगते हैं। उनमें लोगों, ऊपर वाले, नीचे वाले और अपने स्तर वाले को प्रभावित करने की जबरदस्त योग्यता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति उनकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखता है कि ये लोग परिणाम ओरिएंटेड होते हैं। ज्यादा प्रभावी बनने का एक और तरीका है सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित करना। आप खुद के और अपने काम के बारे में जितने ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होते हैं, दूसरे लोगों पर आपका प्रभाव उतना ही ज्यादा पड़ेगा। भावनाएं संक्रामक होती है, इमोशन लाइक कंटेजियस डिजीज। आपकी भावनाओं का दूसरों के व्यवहार पर असर होता है। जब आप अपने काम को लेकर रोमांचित होते हैं तो आप दूसरों को भी रोमांचित कर देते हैं। आप जो कर रहे हैं, आप जो बेच रहे हैं या आप जो दे रहे हैं, उसे लेकर आप जितने ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होते हैं, दूसरे लोग भी आपके प्रति उतने ही ज़्यादा सकारात्मक होंगे। इसलिए आपके लिए उन्हें प्रभावित करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वे आपके प्रोडक्ट या सेवाएं खरीदें, आपके विचारों को स्वीकार करें, आपके प्रभाव तले आ जाएं और वे चीज़ करें जो आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उनसे कराना चाहते हैं। आप ज़्यादा सकारात्मक मानसिक नज़रिया तब विकसित करते हैं जब आप हर स्थिति में अच्छाई की लगातार तलाश करते हैं। जीवन और समस्याओं के प्रति सकारात्मक भ्रम रोगी की नीति अपनाएं। कल्पना करें कि सृष्टि में एक षड्यंत्र चल रहा है और इसका लक्ष्य आपको सफल व खुश बनाना है। हमेशा हर बादल की आशा, यानी हर बादल में आशा की किरण की तलाश करें। व्यवसाय में आपके संभावित ग्राहकों की समस्याएं, आपत्तियां चाहे जो हो, आप उन आपत्तियों से उबरने और उन्हें हिचकने के बजाय आगे बढ़ने के कारणों में बदलने के सृजनात्मक तरीके की तलाश करते हैं। जब भी आप कोई सकारात्मक पुस्तक पढ़ते हैं, सकारात्मक ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं या सकारात्मक लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप अपने सकारात्मक मानसिक नजरिए को प्रबल बना रहे हैं और ज़्यादा प्रभावी व प्रेरक इंसान भी बन रहे हैं। आदान प्रदान के नियम व्यक्तिगत प्रभाव के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत को समझ जाता है। इसे बोने और काटने का नियम कहा जाता है। इसे प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने इसे पारितोषिक का नियम कहा था और नेपोलियन हिल ने इसे अति पारितोषिक का नियम कहा था। आदान प्रदान के नियम का सर्वश्रेष्ठ सार स्वर्णिम नियम में समाहित है, जो कहता है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप उनसे अपने लिए कराना चाहते हैं। दूसरों से उसी तरह प्रेम करें जिस तरह आप खुद से प्रेम करते हैं। व्यापक शोध के बाद एरिजोना यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रशिक्षक डॉक्टर रॉबर्ट सियाडिल्ली इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने का सबसे तीव्र और असरदार उपाय यह है कि आप उस व्यक्ति को कोई भलाई कर दें। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह एहसान महसूस करता है और उसे लगता है कि उसे किसी तरह से बदला चुकाना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति के एहसान तले नहीं दबना चाहता, इसलिए हम किसी तरह तराजू के पलड़े बराबर करने के ताक में रहते हैं। इसका यह मतलब है कि हम सभी में अपने व्यवहार में दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण रहने की एक गहरी और चेतन इच्छा होती है। अगर किसी ने हमारे लिए कोई अच्छी चीज की है तो हमें यह न्यायपूर्ण लगता है कि हम बदले में उसका भला करें। आप दूसरों के लिए कितनी सारी चीजें कर सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। कई सफल सेल्स पीपल अपने संभावित ग्राहकों को नाश्ते या लंच पर ले जाने की आदत डाल देते हैं। नाश्ते या लंच पर वे अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बातचीत नहीं करते, वे सिर्फ छुटपुट बातचीत करते हैं, सवाल पूछते और सुनते हैं। वे विश्वास बढ़ाने और दोस्ताना संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नाश्ते या लंच के अंत में वे संभावित ग्राहक को बताते हैं कि वे भविष्य में किसी समय उससे संपर्क करेंगे और किस तरह उसकी मदद करने के बारे में बात करेंगे। वे बस इतना ही कहते हैं और कोई चीज बेचने की कोशिश नहीं करते हैं। आज सर्वश्रेष्ठ सेल्स पीपल और कारोबारी लोग वे हैं जो अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को अपने मित्र और साझेदार मानते हैं। वे हमेशा अपने साझेदारों के जीवन
को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करते रहते हैं, भले ही वे उस प्रोडक्ट या सेवा से सीधे न जुड़े हों जिसे वे बेच रहे हैं। वे लगातार सहायता के बीज बोते रहते हैं और वे नए व्यवसाय की फसल निरंतर काटते रहते हैं। वे अपने ग्राहक व संभावित ग्राहकों की यह इच्छा पैदा कर देते हैं कि वे किसी तरह उनकी दयालुता का बदला चुकाएं। अंततः इससे बिक्री बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। आदान प्रदान के नियम को सक्रिय करने का एक अच्छा तरीका यह है कि लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ों करने के तरीकों की लगातार तलाश की जाए। अपने मित्रों और संभावित ग्राहकों के लिए अच्छे काम और एहसान करने के तरीकों की तलाश करें। थैंक यू नोट भेजें, बर्थडे कार्ड भेजें, उनकी रुचि के विषयों पर अखबार के कर्तने भेजें। हमेशा अपने वादे निभाएं और जिम्मेदारियां पूरी करें। हमेशा वही करें जो आपने कहा था कि आप करेंगे। अंदर डालने के लिए हर संभव चीज करें और अंततः विश्वास रखें कि आप अंततः कहीं ज्यादा बाहर निकलेंगे। आज तक किसी इंसान की मूर्ति इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि उसने लिया, मूर्ति तो सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि उसने दिया। दूसरों के खातिर कुछ करने वालों की ही मूर्तियां बनती है। हमारे समाज के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी लोग हमेशा दूसरों के खातिर चीजें करने की तलाश कर रहे हैं। वे मुनाफा पाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। कम से कम अल्पकाल में ऐसा लगता है कि लाभ की अपेक्षा के बिना आप दूसरों को जितना ज्यादा देते हैं, आपको सबसे अनपेक्षित स्रोतों से बदले में उतना ही ज्यादा मिलता है। जब आप कारोबारी या निजी जीवन में किसी से बातचीत करते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप जो सबसे अच्छे प्रश्न पूछ सकते हैं उनमें से यह एक है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? कई बार वह कोई चीज बता देता है, ज्यादातर समय वह नहीं बताता है, लेकिन चाहे जो हो इस प्रश्न से सामने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी बदौलत वह आपको अच्छा मानने लगता है। शायद हफ्तों या महीनों बाद वह एहसान के लिए आपको फोन करेगा जो आप हमेशा कर देंगे। इसके फलस्वरूप आपके जीवन में कितनी सारी अच्छी चीजें होने लगेंगी, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दूसरों पर ज्यादा प्रभाव डालने के लिए आपको भी उनके प्रभाव में आने की जरूरत होती है। यह दो तरफा मार्ग है। दो लोगों के बीच संबंध की गुणवत्ता का पैमाना यह है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति सामने वाले को प्रभावित करने की अपनी योग्यता के बारे में जितना सक्षम महसूस करता है। आपको नई जानकारी स्वीकार करने और आवश्यकता पड़ने पर अपनी धारणा बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको दूसरों की आवश्यकताओं और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करना चाहिए। आपको परिवर्तन की प्रतिक्रिया में लचीला बनना चाहिए और अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर आपका वर्तमान तरीका काम नहीं कर रहा है तो आपको स्थितियों और समस्याओं को अलग तरीके से सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लोगों की आवश्यकताएं व चिंताओं के बारे में आप में परानुभूति और संवेदनशीलता है। लोग यह जितना ज़्यादा महसूस करते हैं वे आपसे प्रभावित होने के लिए उतने ही ज़्यादा खुल जाएंगे। आप दूसरों को प्रभावित करने में जितनी असरदार होंगे, अपने कारोबारी और व्यक्तिगत जीवन में उतना ही ज़्यादा हासिल करेंगे। आप अपने लक्ष्य ज़्यादा तेजी से हासिल करेंगे। आप उपलब्धि तक पहुंचने में कई वर्षों की कड़ी मेहनत बचा लेंगे। यूएस स्टील के पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स श्वाब ने एक बार कहा था, मैं दूसरों के साथ लेकर चलने की योग्यता के लिए जितना भुगतान दे सकता हूं उतना किसी दूसरी योग्यता के लिए नहीं। अहम निर्णय लेने वाला ज़्यादातर लोगों की यही नज़रिया होता है। दूसरों के साथ लेकर चलने की आपकी योग्यताएं संभवतः सबसे मूल्यवान योग्यता है जिसे आप तलाश कर सकते हैं। आपके करियर में जो भी सकारात्मक चीज होती है, मैं लगभग हर चीज की बुनियाद दूसरे लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार की आपकी योग्यता होती है। लोक व्यवहार की योग्यताओं में विशेषज्ञ बनकर आप अपने कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर दूसरों के साथ लेकर चलने की योग्यता और अयोग्यता नौकरी में सफलता का सबसे बड़ा कारण है। द कार्नेगी इंस्टीट्यूट में 10,000 से भी अधिक स्त्री पुरुषों की फाइलों की समीक्षा की जिन्हें उनकी कंपनियों में नौकरी से निकाला था। उन्होंने पाया
कि इनमें से सिर्फ 5% लोगों के पास और की नौकरी इसलिए गई थी क्योंकि मंदी चल रहे थे। उनमें तकनीकी योग्यताएं नहीं था। वे अक्षम में लगभग 95% व्यक्तियों की नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उनमें व्यक्तित्व की समस्याएं थी। कार्यालय में दूसरे लोगों के साथ लेकर न चल पाने की अयोग्यता की वजह से उनकी नौकरी गई थी। हर मूल्यवान कंपनी में सकारात्मक लोगों को ही ज्यादा महत्व मिलता है और वही ऊपर उठकर शिखर तक पहुंचते हैं, जो दूसरी तरफ नकारात्मक और मुश्किल लोगों को प्रमोशन के लिए बार बार अनदेखा किया जाता है। वे आर्थिक मंदी के पहले संकेत पर ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। उच्च तकनीकी क्षेत्रों में भी 75% कामकाजी समय दूसरों के साथ व्यवहार करने में गुजारता है। प्रबंधन, प्रशासन, बिक्री और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में संभवतः 90% समय कामकाज के विविध स्थितियों में संप्रेक्षण करने, बातचीत करने और दूसरों की बात सुनने में बिताया जाता है। एक आसान फार्मूला है जो किसी नौकरी में ज्यादातर सफलता या सफलता का सूचक है। फार्मूला है TXR = P। T का मतलब है आपके गुण, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी योग्यताएं, आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा और आपका अनुभव। R का मतलब है संबंध, अपने से ऊपर वाले, नीचे वाले और समान स्तर वाले लोगों के साथ आपका संबंध कैसा है। P का मतलब है आपकी उत्पादकता। P का मतलब है मुनाफा या तरक्की। चाहे जो भी हो, फार्मूला आसान है और कामकाज में आपका साथ होने वाली घटनाओं तथा आपको मिलने वाले परिणामों की भविष्यवाणी करता है। TXR = P। बुनियादी गणित कहता है कि अगर आप समीकरण के बाएं हिस्से में TR किसी भी घटक को बढ़ा लें तो आप योग को बढ़ा सकते हैं। अपने काम में लगातार बेहतर बनकर और दूसरों के साथ ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करने के तरीकों की लगातार तलाश करके आप अपने परिणामों और पुरस्कारों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपकी शक्ति और प्रभाव भी बढ़ जाता है। हर मेरिटोक्रेसी या बुद्धिशाली के युग में जीते और काम करते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रवीणता के लिए जीवन में पुरस्कार इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमने दूसरे और हमारे संगठन के प्रति मूल्यवान योगदान दिया। हालांकि कभी कभार अपवाद भी होते हैं जो आमतौर पर अल्पकालीन होते हैं, लेकिन हमें जो भुगतान मिलता है वह अंततः परिणाम हासिल करने की हमारी योग्यता के सीधे अनुपात में होता है, जिसे दूसरे लोग और कंपनियां मूल्यवान मानती हैं तथा जिसके लिए वे भुगतान करने के इच्छुक रहते हैं। बोने और काटने के नियम के अनुसार हम में से हर एक यही फसल काट रहा है जिसे हमने बोया है। ज्यादा और बेहतर बोकर हम भविष्य में ज्यादा और बेहतर फसल काट सकते हैं, और इसके उल्टा भी। कई बार लोगों के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि उन्हें उतना ही भुगतान मिल रहा है जिसके वे लायक हैं, न उससे ज्यादा और न उससे कम। हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं। हमारी वर्तमान आमदनी संसार के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति और हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारे योगदान का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने पुरस्कार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपना योगदान बढ़ाना होगा। आपका काम चाहे जो हो, उसमें सफलता की बुनियाद डालने के लिए बुनियादी बातों में बेहतरीन बने, उस काम को पूरा करने में उत्कृष्ट बने जिसे करने के लिए आपको नौकरी दी गई है। सिर्फ कुछ चीजें करें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हों और उन्हें एक के बाद एक अच्छी तरह करें। जब आप इस तरह के काम करने की प्रतिष्ठा बना लेते हैं तो अवसर के द्वार आपके लिए खुलने लगेंगे। आपके आसपास के लोग आपके गुणों और योग्यताओं को और ज्यादा ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल करने में आपकी मदद करेंगे। समीकरण का दूसरा हिस्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी लोक व्यवहार की योग्यताएं किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा यह तय करेगी कि आपको वर्तमान या भविष्य में अपने गुणों में कितना ज्यादा फायदा मिलता है। आपको जिस क्षेत्र में बेहद योग्य बनना चाहिए वह है लोगों का सहयोग और समर्थन हासिल करना, जिनकी मदद की जरूरत आपको अपनी वर्तमान जगह से अपनी मनचाही जगह तक पहुंचने के लिए होगी।
आइए ग्राहक संतुष्टि के विचार से शुरू करते हैं। इसमें हम में हर व्यक्ति ग्राहक संतुष्टि के व्यवसाय में है। आपका लक्ष्य यह है कि आप अपने ग्राहकों को किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह संतुष्ट करें। यह व्यक्तिगत, व्यावसायिक और वित्तीय सफलता की कुंजी है। आप जो भी कमाते हैं और जो भी बनते हैं वह हर चीज़ अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की आपकी योग्यता के सीधे अनुपात में होते हैं। जिन चीज़ों के लिए वे भुगतान करने को तैयार हैं, आप उन्हें उनकी मनचाही चीज़ें नहीं, सही समय पर देते हैं। चाहे आप जहां भी हों और जो भी कर रहे हों, आपके ग्राहक होते हैं। ग्राहक की परिभाषा है वह व्यक्ति जिसकी संतुष्टि आपकी आमदनी और संगठन में आपकी तरक्की की गति को तय करती है। ग्राहक वह व्यक्ति है जो आपके प्रोडक्ट या सेवा का इस्तेमाल करता है। चूंकि आप ग्राहक संतुष्टि के व्यवसाय में हैं, इसलिए आप हर उस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसकी ग्राहक को संतुष्ट करके अपने करियर के ऊपर उठाना चाहता है। कामकाज में आपका पहले नंबर का ग्राहक आपका बॉस है। कुछ लोग यह सोचने की गलती कर बैठते हैं कि बॉस आवश्यक बुराई है। बहरहाल अगर आप हर एक को संतुष्ट कर देते हैं लेकिन अपने बॉस को नहीं कर पाते तो आपका कामकाजी जीवन दुखद होगा और आपका करियर खतरे में पड़ जाएगा। यदि आपका बॉस किसी कारण नाखुश है या लंबे समय तक प्रसन्न है तो आप गंभीर मुश्किल में पड़ जाएंगे और हो सकता है कि बेरोजगार भी हो जाएं। जब आप अब तक के अपने कामकाजी जीवन को पीछे पलट कर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपके कामकाजी जीवन में सबसे अच्छे पल तब थे जब आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे थे। आपका बॉस आपके और आपके काम के बारे में जितना ज्यादा खुश होता है, आपका कामकाजी जीवन उतना ही बेहतर होगा और आपका भविष्य उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। अपने बॉस के साथ अच्छा तालमेल बिठाने का शुरुआती बिंदु अपने बॉस की स्थिति को समझना है। इसका मतलब यह पता लगाना है कि उसे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए और अपने बॉस की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए आपसे क्या चाहिए। यदि आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो आपका मुख्य बॉस आपका ग्राहक है जो आपका प्रोडक्ट या सेवा खरीदता है। आपके दूसरे बॉस हैं आपका बैंकर, आपके सप्लायर और यह व्यक्ति जिसके समर्थन में आपका कारोबार चलता है। यदि आपका बॉस विभाग प्रमुख है तो उसे भी सुरक्षित और सफल होने के लिए ऊपर नीचे आसपास के बहुत से लोगों को संतुष्ट करना होता है। स्थिति चाहे जो भी हो, आपका बॉस आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। अगर आप कामकाज में आगे निकलना चाहते हैं तो आपके अपने बॉस की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए और उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए उसकी वेवलेंथ पर पहुंचना होगा। अपने बॉस की वेवलेंथ पर पहुंचने के लिए आपको शीर्ष प्राथमिकताओं के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होने की जरूरत है। चाहे वे जो भी हों, उन्हें अपनी भी प्राथमिकताएं बना लें। आपके बॉस के लिए जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें करने पर आप जितना ज़्यादा समय खर्च करते हैं, आपका यह खास ग्राहक उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा। आप उन्हीं चीज़ों पर काम करें जिन्हें आपका बॉस अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानता है। यह सुनिश्चित करने की दो महान तरीके हैं। पहले यह कि आप अपने सभी कामों और गतिविधियों की सूची बना लें। लिख लें कि किन परिणामों को हासिल करने के लिए आपको पेरोल पर रखा गया है। यह इस प्रश्न का उत्तर है, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है। आप पेरोल पर क्यों हैं? आपको कौन से निश्चित काम करने के लिए नौकरी दी गई है? अपने काम की गतिविधियों को नहीं, परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करें। आपका कौन से परिणाम हासिल करने के लिए नौकरी दी गई है? आउटपुट का अर्थ क्या है? और वह पूरा कार्य जो किसी दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है, आपसे किस किस आउटपुट की उम्मीद की जाती है। यह सूची अपने बॉस के पास ले जाकर उनसे कहें कि उनकी प्राथमिकता के हिसाब से सूची को क्रम से जमा दें। अपने बॉस से आग्रह करें कि वे इन कामों को सबसे महत्वपूर्ण व सबसे कम
महत्वपूर्ण के क्रम में जमा दें। एक बार जब आपका बॉस आपके कामों की प्राथमिकता तय कर दें तो कुछ समय निकालकर बातचीत करें और सटीकता से पता लगाएं कि वह हर क्षेत्र में आपसे क्या करने की उम्मीद करता है। आप दोनों को ही यह कैसे पता चलेगा कि काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? आप परिणाम को कैसे मापेंगे? मिसाल के तौर पर अगर आप सेल्समैन हैं तो आपके बॉस का मनचाहा बुनियादी परिणाम शायद निश्चित संख्या में बिक्री होगी। बिक्री के इस स्तर को हासिल करने और प्रक्रिया को मापने के योग्य बनाने के लिए आपको यह आवश्यकता होगी कि आप निश्चित संख्या में कॉल करें, निश्चित संख्या में प्रस्तुतियां दें, निश्चित संख्या में प्रस्ताव दें और निश्चित संख्या में सौदे पूरे कर लें। सुनिश्चित करें कि आप इनमें से प्रत्येक आंकड़े को विभाजित कर लें ताकि अगर आपकी बिक्री या आमदनी किसी प्रकार से कम है तो आप वह प्रदर्शित कर सकें कि आपने अपने काम को हर दूसरे हिस्से को पूरा कर लिया है और बिक्री भी जल्दी हो ही जाएगी। कामकाज के संसार में मनोबल व उत्साह घटाने वाली सबसे बड़ी चीज यह है, यह नहीं जानना कि सामने वाले किस चीज की अपेक्षा करता है। यह तब होता है जब आप दूसरे लोग सटीकता से यह नहीं जानते हैं कि आप में क्या और कब करने की उम्मीद की जाती है और आपके काम का मूल्यांकन कैसे होगा। अपेक्षित कामों और परिणामों के बारे में स्पष्टता न होने पर आप अपने कामकाज के बारे में कुंठित और हताश बन सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए अपने बॉस के साथ बैठने का समय निकालें और उन प्राथमिकताओं की स्पष्ट सूची बना लें जिन्हें नापा जा सके और जिनकी समय सीमा भी हो। प्राथमिकता स्थापित करने की दूसरी तकनीक यह है कि आप कार्डबोर्ड की एक शीट लें। जिस तरह राइटिंग पैड के पीछे का कार्डबोर्ड होता है, फिर अपने हर काम का एक सटीक और नोट पर लिख लें। 3 स्टिक और नोट्स को इस कार्ड शीट की सीट पर महत्व के क्रम में लगा दें। पूरे पेज की फोटोकॉपी कर लें। फिर स्टिक और नोट्स वाली कार्डबोर्ड की यह सीट अपने बॉस के पास लेकर जाकर कहें। उनकी प्राथमिकता के क्रम में स्टिक और नोट्स को दोबारा जमा दें। अपनी और बॉस की प्राथमिकता के अंतर पर शायद आपको हैरानी होगी। कई बार आप जिसे अपना महत्वपूर्ण काम मानते हैं वह आपके बॉस के लिए बहुत कम प्राथमिकता वाला काम निकलता है। अनुरूपता की इस तरह की कमी संघर्ष, असंगति, अप्रसन्नता और मनोबल कम करने की ओर ले जाती है। अपने प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने भविष्य के प्रति वह और यह आपका दायित्व है कि आप प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लें और यह जान लें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और सबसे महत्वहीन काम कौन सा है। कामकाज में सर्वश्रेष्ठ संप्रेषण वे होते हैं जो काम कराने, समस्या सुलझाने और लक्ष्य की बाधाओं को हटाने पर केंद्रित होते हैं। स्पष्ट प्राथमिकताओं और आउटपुट की जिम्मेदारियों के साथ आप अपने बॉस से प्रभावी संप्रेषण करने की आदर्श स्थिति में होते हैं। जब भी आपको अपने बॉस से मिलना हो तो हमेशा एक एजेंडा तैयार करें जिसमें उन विषयों की सूची हो जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि हर बार एजेंडा तैयार करने पर आपकी मुलाकातें कितनी ज़्यादा तेज और कितनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। इससे आपका बॉस आपसे मिलने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो गया। काम केंद्रित चर्चाएं जल्दी हो जाती है और दोनों पक्षों के लिए सहायक होती है। वह शैक्षणिक और जानकारी देने वाली होती है। वह आपको उन चीज़ों को सीखने में सक्षम बनाती है जिन्हें आपको अपना काम अच्छी तरह करने के लिए जानना चाहिए। इनसे आपके बॉस को यह जानकारी भी मिलती हो रहती है कि आप अपना ज़्यादा और अच्छा काम कर रहे हैं तथा आपकी गतिविधियों की नवीनतम स्थिति क्या है। अपने बॉस या किसी दूसरे के साथ पेश आने से आपको संप्रेषण की जिन अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यताओं की जरूरत है वे है बोलना और सुनना। अपने बॉस के साथ उच्च गुणवत्ता के संबंध कायम रखने की एक शक्तिशाली तरीका है प्रश्न पूछना, सावधानी से सुनना और नोट्स लेना। एक कंपनी मालिक ने एक बार बताया कि उसके संगठन में 99% समस्याएं खराब संप्रेषण की वजह से खड़ी होती है। जब भी कोई व्यक्ति खराब संप्रेषण की बात करता है तो लगभग हमेशा उसका मतलब होता है अस्पष्ट, अधूरा या संदिग्ध संप्रेषण। खराब संप्रेषण बहुत समय बर्बाद करता है। जो भी चीज
आपकी नौकरी में समय बर्बाद करती है, वह उन परिणामों को उत्पन्न करने की आपकी योग्यता कम कर देती है जिनके लिए आपको भुगतान और तरक्की मिलती है। अगर आप अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बारे में गंभीर हैं तो आपको अस्पष्ट संप्रेषण जैसी चीजों को सहन नहीं करना चाहिए। आप अपनी नौकरी में 3 प्रकार की शक्तियां विकसित कर सकते हैं जो आगे निकलने में आपको बहुत सहायक हो सकती है। उनमें से प्रत्येक उस पर आधारित है जिस पर हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। पहले प्रकार की शक्ति है विशेषज्ञ शक्ति। किसी भी संगठन में विशेषज्ञ वह शक्ति होता है जिसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र में बेहद सक्षम माना जाता है। अक्सर किसी संगठन में विशेषज्ञ वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ज्यादातर मामलों में उनकी जगह पर दूसरों को नहीं रखा जा सकता। इसे अक्सर कंपनी की अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता या बुनियादी सक्षमता कहा जाता है जिस पर इसकी सफलता निर्भर करती है। आप जिस दूसरे प्रकार की शक्ति विकसित कर सकते हैं वह है स्वैच्छिक शक्ति। यह अनाधिकृत शक्ति आपकी ओर उसी तरह खींची चली आती है जैसे लोहे की कर्तनें चुंबक की ओर खींची आती है क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। आपका सम्मान करते हैं और आपके आसपास रहने पर खुश होते हैं। हर कामकाजी स्थिति में स्वैच्छिक शक्ति वाला कोई न कोई व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति का प्रभाव उसके पद के लिहाज से बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग सलाह लेने, परामर्श लेने या समस्याएं सुलझाने के लिए उसके पास आते हैं, इसलिए भी क्योंकि वे लोग सचमुच पसंद करते हैं। स्वैच्छिक की शक्ति व्यक्ति को ज्यादा लोगों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है जो इसके बिना संभव नहीं होता। यह अक्सर प्रमोशन और अवसरों की ओर ले आती है जो इसके बिना नहीं मिलते। इसलिए किसी भी संगठन में आगे निकलने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक यह है कि आप वहां के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक बन जाएं। समय अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक आशावादी लोगों को हमेशा नौकरी मिलती है और उनकी नौकरी जाती नहीं है। स्वैच्छिक शक्ति हासिल करने की कुंजी सरल है, बस हर एक के साथ सुखद और रुचिकर रहें, सकारात्मक और उत्साही बने, खुश मिजाज बने, अच्छे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनाएं, हर व्यक्ति के बारे में सकारात्मक बातें बोलें, कभी शिकायत न करें, लोगों से उनके बारे में प्रश्न पूछें और अच्छा श्रोता बने। स्वैच्छिक शक्ति बहुत कम समय में ही आपको बहुत दूर तक पहुंचा सकती है। किसी संगठन में तीसरे प्रकार के शक्ति पद की शक्ति है। यह वह शक्ति और सत्ता है जो किसी खास पद या पदवी के साथ मिलती है। मिसाल के तौर पर जो व्यक्ति बिक्री का प्रभारी है उसके पास बिक्री टीम के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार होता है। जो व्यक्ति वित्त का प्रभारी है उसके पास यह निर्णय लेने का अधिकार होता है कि पैसे को आवंटित कैसे किया जाए और कहाँ लगाया जाए। पद की शक्ति किसी संगठन की कुंजी है। बॉस के मुख्य कामों में से एक हर के सामने यह सटीकता से स्पष्ट करना है कि नौकरी के पद और जिम्मेदारियों के साथ किसी व्यक्ति को कितने अधिकार हैं। नरमी और सृजनात्मकता से इस्तेमाल करके आप अपने पद की शक्ति का विस्तार कर सकते हैं। अधिकार का दबाव डालकर लोगों से काम करने को न कहें, इसके बजाय उनसे कहें कि वे किसी खास काम को करने में आपकी मदद करें। सर्वश्रेष्ठ लीडर उत्कृष्ट और कम दबाव डालने वाले सेल्स पीपल होते हैं। हालांकि उनके पास यह दबाव डालने की शक्ति होती है कि काम उनके मनचाहे तरीके से ही हो, लेकिन वे कूटनीति, शिष्टाचार और संवेदनशीलता से लोगों से कहते हैं कि वे कोई खास काम किसी खास समय तक कर दें। आप अपने पद की शक्ति को दृढ़तापूर्वक दिखाने से जितना बचते हैं उतने ही ज्यादा लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके लक्ष्य हासिल करने में आपके साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक रहेंगे। अपनी विशेषज्ञ शक्ति, स्वैच्छिक शक्ति और पद की शक्ति को बढ़ाने की योजना बनाएं। आप विशेषज्ञ शक्ति तब तक विकसित करते हैं जब आप उन 1-2 क्षेत्रों में बेहद सक्षम बन जाते हैं जहां आप संगठन के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप स्वैच्छिक शक्ति तब तक हासिल करते हैं जब आप सहायक, लोकप्रिय और सहयोगी इंसान बनते हैं जिसके साथ काम करना आनंददायक हो।
पहले दो शक्तियों को हासिल करने के फलस्वरूप आप पद को हासिल करते हैं। जब आप अपनी योग्यताओं और परिणाम पाने की काबिलियत को बेहतर बना लेते हैं तो आपको प्रभावित करने के लिए और भी ज़्यादा लोग दिए जाएंगे, ताकि आप कंपनी की उत्पादकता को बढ़ाकर उच्च स्थान पर ले सकें। और TXR = P फार्मूला लगातार काम करता है। अपने समकक्षों और अधीनस्थों के साथ काम करने के स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार आपको अपने लिए पसंद है। अपने समकक्षों के साथ सम्मान व्यवहार करें और उनके लक्ष्य हासिल करने में उनकी हर संभव मदद करें। अपने अधीनस्थों के साथ सहानुभूति और संवेदनशीलता का व्यवहार करें। उनके सामने स्पष्ट कर दें कि वे कौन से काम हैं जिनके लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया है। उन्हें यह सिखाने का समय निकालें कि उन्हें उनके काम करने में अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए। उनके कामों की स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने में उनकी मदद करें। अपने साथ हर मीटिंग के लिए उन्हें एक एजेंडा लिखने के लिए प्रोत्साहित करें और फिर मिलकर एजेंडा पर चलें। उत्कृष्ट कर्मचारी और प्रबंधकों की लोक व्यवहार की योग्यताओं को सारांश में रखने का शायद सबसे अच्छा तरीका यह कहना है कि उनकी आंतरिक एकाग्रता अपने आसपास के लोगों पर रहती है और उनकी बाहरी एकाग्रता उनके ग्राहकों पर होती है। आपको भी यही करना चाहिए और अपनी नौकरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अपना ध्यान बाहर की ओर केंद्रित करें। सभी स्तरों पर अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक और उत्पादक तरीके से काम करने पर अंदर की ओर केंद्रित रहें। याद रखें, लोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। सारी उत्पादकता लोगों की होती है। हमारी लगभग सारी खुशी और नाखुशी दूसरों के साथ हमारे संपर्क का परिणाम होते हैं। इसी समय संबंध विशेषज्ञ बनने और अपने कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ अद्भुत तरीके से मिलजुल कर चलने का निर्णय लें। इसका आपकी आमदनी, करियर और भावी संभावनाओं पर आश्चर्यजनक प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। कल देखेंगे अगली अध्याय जो है 10, दूसरों को राजी करने की रणनीतियाँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड करें, रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे देखने के लिए, और शेयर भी आप कर सकते हैं। तो आपका आभार और मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुत्व और जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।